Welcome dear students, this is your first chapter from second book, Population, Distribution, Density, Growth and Composition. In this video we will discuss about all the question of this chapter quiz that we have already done. Let's begin. This is your first question. Which state of India has highest population as per 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? केरल, पंजाब, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. दीज आर द ऑप्शंस. बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हम इंडिया सेंसस 2011 का डेटा जब देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है. भारत की 2011 की जनगणना में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जिस स्टेट में है वो राज्य उत्तर प्रदेश है. फर्स्ट रैंक उत्तर प्रदेश. लगभग 17%, 16.51% of total India population is living in उत्तर प्रदेश. साइड में जो दिया गया मैप है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, वितरण का मानचित्र है. वितरण के मानचित्र को हम डॉट मैप से दिखाते हैं, बिंदु मानचित्र के जरिए. और यहाँ पर डॉट्स को देख करके भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि भारत के गंगा स्टेट्स में शामिल है, वो राज्य जहाँ से गंगा का प्रवाह होता है. और इस राज्य में उत्तर प्रदेश में गंगा का जो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इसकी उपस्थिति जनसंख्या को सर्वाधिक रूप से आकर्षित करती है. प्रारंभिक समय से ही, बिल्कुल शुरुआती समय से अगर हम देखें इंडियन हिस्ट्री में, तो ये राज्य शुरुआत से ही ज़्यादा जनसंख्या वाला, सघन जनसंख्या वाला राज्य रहा है. सेंसस 2011 में भी उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है, हाईएस्ट रैंक रखता है, फर्स्ट रैंक रखता है टोटल पॉपुलेशन के लिए. जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश की रैंक फर्स्ट है, वहीं पर सबसे कम आबादी वाला, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की जब हम बात करेंगे तो ये रैंक, ये जो स्थान है वो सिक्किम का है. 28th रैंक उसकी है. और कुल भारत की जनसंख्या का केवल 0.05% पॉपुलेशन ही सिक्किम में रहती है. उत्तर प्रदेश की लोकेशन हमने मैप पर देख ली, दिस इज़ यूपी. और इसी तरीके से सिक्किम जो है वो यहाँ लोकेट करता है, यहाँ पर उसकी लोकेशन है. ये सिक्किम है जो कि भारत की सबसे कम आबादी जिस राज्य में रहती है. अगर स्टेट वाइज हम डेटा कंपैरिजन करें तो जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, और जो सबसे मिनिमम पॉपुलेशन जिस राज्य में रहती है वो सिक्किम है. इस तरीके से हम सबसे हाईएस्ट और जो लोएस्ट डेटा है उसकी पूरी रेंज में, इन कम से कम इन दो को, जो कि हाईएस्ट है और लोएस्ट है, इन दोनों को न केवल इनका डेटा हम याद करेंगे, डेटा इन सेंस की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, हाईएस्ट है और लोएस्ट है, साथ ही साथ इंडिया मैप के ऊपर इसकी लोकेशन को भी हम देखेंगे कि वो स्टेट कहाँ पर है. इसकी प्रैक्टिस भी करते चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं. इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यूपी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. क्वेश्चन नंबर सेकंड. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जन घनत्व न्यूनतम है, सबसे कम है, वो स्टेट कौन सा है? जब हम जनघनत्व की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, तो ये एक सिंपल रेशियो है टोटल पॉपुलेशन अपॉन ज्योग्राफिकल एरिया, जो भी पर्टिकुलर एरिया का है जिसकी हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रहे हैं. यानी लैंड पीपल रेशियो ये बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी. इन चार ऑप्शंस में से अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम एंड पंजाब, इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, यानी वहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है और उसकी तुलना में पॉपुलेशन जो है वो कम है, ये हमें बताना है. हम सेंसस का डेटा देखते हैं 2011 का. 2011 का जो सेंसस का डेटा है, इसमें हम देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के मैप से भी अगर हम देखें, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो स्टेट्स हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको दिखाई दे जाएंगे, मिज़ोरम के रूप में और अरुणाचल प्रदेश के रूप में. इसके अतिरिक्त बाकी जो राज्य हैं वो मध्यम से लेकर के और सघनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हो जाते हैं. मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दिखाई देते हैं. इन दोनों का जो आंकड़ा है वो देखने से ही, इन दोनों का डेटा से ही एक कंफर्म हो जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट इंडिया में कहाँ पर है. जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये यहाँ पर भारत की सबसे कम जनघनत्व पाई जाती है, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर. केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं यहाँ पर. 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी 13% पर स्क्वायर किलोमीटर का पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल का 2001 में था. और उसमें केवल 4 का इजाफा हुआ, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर,
इज पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011। ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो न्यूनतम है भारत में, सबसे कम है। जबकि हम जब सबसे सघन आबादी वाले राज्य की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट की जब हम बात करेंगे, तो ये स्थान बिहार के पास है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से ज़्यादा है, 1102 किलोमीटर 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितना बड़ा अंतर है भारत के इन दो राज्यों की जनघनत्व में, ये स्पष्ट है। अरुणाचल जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं पर बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनघनत्व वाला है। इन दोनों की लोकेशन हम मैप पर भी स्पष्ट करते चलें। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ये है इसकी लोकेशन, साथ में जो बिहार है, बिहार की लोकेशन भी हम देखते चलें, दिस इज़ बिहार। ये जनघनत्व के मामले में 2011 में पहली रैंक पर रहा है और अरुणाचल प्रदेश सबसे आखिरी पायदान पर है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट, क्वेश्चन में आ जाएं। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई थी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 3। एज पर 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, झारखंड और बिहार। बच्चों सही, इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा राज्य में भारत की सबसे कम लिंगानुपात वाला ये राज्य रहा है 2011 की जनगणना में भी, और इसके पीछे भी 2001 की जनगणना भी जब हम देखें तो वहाँ पर भी हरियाणा का स्थान जो था वो सबसे पीछे था, सबसे पिछली पायदान पर था। हरियाणा जिसकी जेंडर रेशियो या उसका जो लिंगानुपात है वो 879 फीमेल पर 1000 मेल का जो रेशियो है, इस आंकड़े के साथ, इस डेटा के साथ हरियाणा जो है वो लास्ट पोजीशन पर आता है। और अगर हम सबसे बेहतर जेंडर रेशियो की बात करें, सबसे अच्छी जेंडर रेशियो की बात करें, तो वो दर्जा जो है वो केरल के पास है। केरल जो कि HDI के मामले में भी भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी सबसे पहली पायदान पर आता है। वहाँ पर जो जेंडर रेशियो है वो 1000 प्लस में है, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल, ये जेंडर रेशियो है केरला का, और ये भारत की पहली पायदान पर है जेंडर रेशियो के मामले में। केरला की जो पोजीशन है, केरला का जो सिचुएशन है इंडिया मैप में, ये मैं मार्क कर रहा हूँ उसे, ये केरल है जिसकी जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है भारत में एज़ पर 2011 सेंसस। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है हरियाणा, हरियाणा राज्य यहाँ पर है जहाँ पर मैंने H लिखा है, ये हरियाणा राज्य है जिसकी लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। हरियाणा सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग 2001 सेंसस विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। साक्षरता दर के मामले में कौन सा राज्य सर्वाधिक आंकड़े रखता है, यानी साक्षरता दर कहाँ की सबसे अधिक है? झारखंड, राजस्थान, केरल और उड़ीसा में। बच्चों केरल वो प्रदेश है जो HDI के मामले में तो आगे है ही है। हमने अभी देखा कि जेंडर रेशियो के मामले में भी उसके आंकड़े बहुत बेहतर हैं, सर्वाधिक स्थान रखता है, वो सबसे पहली पायदान रखता है। उसी तरीके से साक्षरता दर के मामले में भी, यानी लिटरेसी रेट में भी केरल का स्थान भारत में सर्वोच्च है। जब 2001 का हम लिटरेसी रेट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी भारत की जो एवरेज लिटरेसी है नेशनल लेवल पर वो 71.04% है, और केरल जो कि 94% के साथ सर्वाधिक साक्षर राज्य भारत का माना जाता है। केरल की लोकेशन हमने पहले ही देखी थी, ये केरल है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य 94% लिटरेसी रेट के साथ। और जब हम सबसे आखिरी पायदान की बात करते हैं, लोएस्ट प्लेस पर सबसे लास्ट रैंक की बात करते हैं, तो ये स्थान है बिहार का जहाँ की लिटरेसी 61.8% है। ये बिहार राज्य है जहाँ की लिटरेसी 61.8% के साथ ये सबसे आखिरी पायदान पर है। हमने हाईएस्ट और लोएस्ट जो रैंक है वो देख ली, केरल और बिहार। अपने प्रश्न में वापस आ जाते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि कहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है? केरल उसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत की जनसंख्या वृद्धि की कितनी प्रावस्थाएं हैं? बच्चों एज़ पर टेक्स्ट बुक अगर हम बात करें तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है, यानी जनसंख्या वृद्धि का अगर इतिहास हम उठा करके देखें 1901 के सेंसस से लेकर 2011 का जो अभी रिसेंट सेंसस है तब तक की बात करें तो हम 4 फेजेज़ में अपनी पूरी पॉपुलेशन ग्रोथ को बांट सकते हैं। जनवृद्धि की इस तरह के 4 प्रावस्थाएं हम मान सकते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में भी इनको दिखाया गया है। पहली जो फेज़ है वो पहली फेज़ शुरू होती है 1901 टू 1921, यानी 1901 से लेकर 1921 के बीच में, और ये जो फेज़ है वो स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज़ कही जाती है ग्रोथ की, यानी ये स्थिर विकास की अवस्था है। हम
बार डायग्राम से भी अगर देखें 1901 से 1921 की इस पहली फेज़ को, फर्स्ट फेज़ को अगर बात करें पहली प्रावस्था की, तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है और वापस फिर से घट जाती है, नहीं ऋणात्मक वृद्धि भी हमें दिखाई देती है 11 से 21 के बीच में। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर है ये भारत की डेमोग्राफी की हिस्ट्री के लिहाज से। तो ये पहली स्टेज है जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि स्थिर गति से होती है या ठहराव वाली अवस्था दिखाई देती है जब आप जनवृद्धि की बात करते हैं। नेक्स्ट जो फेज़ है सेकेंड फेज़ वो शुरू होता है 1921 टू 1951। भारत अभी भी आज़ाद नहीं है, या 1951 पहली आज़ादी के बाद की पहली जनगणना है, तब हमें विकास यहाँ पर दिखाई देता है, यानी जनवृद्धि होती है। पहले में जहाँ पर स्थिर विकास की अवस्था थी, वहीं पर ये जो दूसरी अवस्था है उसको नाम दिया गया था स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेज और फेज़। इस स्टेज में जो जनसंख्या का विकास है वो उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ता जाता है। हमें दिखाई दे रहा है कि जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है पहले की तुलना में। 51 के बाद 1951 के बाद जो तीसरी फेज़ शुरू होती है 1951 टू 1981, यहाँ पर हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ती है और इस स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया, जनसंख्या विस्फोट कहा गया। ये थर्ड फेज़ थी। हमने सेकंड फेज़ की पहचान की, 21 से लेके 51 के बीच में ये सेकंड फेज़ है। उसी तरीके से 51 से लेके 81 1981 तक का जो दौर है वो 83rd फेज़ माना गया। 81 तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है और उसके बाद हमारी सरकारें जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियोजन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का जो इम्बैलेंस है उसकी तरफ सरकार का ध्यान बहुत तत्परता से जाता है। सरकार नीतियां बनाती है। हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन्स हमें दिखाई देते हैं, उनके बारे में जनता को जागरूक किया जाता है। तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें जो अगली फेज़ है, थर्ड फेज़ हमने 81 तक पाई है और उसके बाद जो फोर्थ फेज़ है वो 81 के बाद से अभी तक जारी है। पोस्ट 81 जो फेज़ है उसको नाम दिया गया फोर्थ फेज़ का। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, यहाँ पर जो ग्रोथ है वो अभी भी ऊंची बनी हुई है, लेकिन इस ऊंची ग्रोथ के साथ ही हमें दिखाई देता है कि ये जो है अब ये धीरे धीरे स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, ये लिखा है, यानी धीरे धीरे क्रमशः इसका जो विकास है वो कम हो रहा है। जनता जागरूक हो रही है और जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल्ड है पहले की तुलना में। तो इस तरीके से हमारी 4 फेजेस हमारी पॉपुलेशन हिस्ट्री की या डेमोग्राफी हिस्ट्री की ली जा सकती हैं 1901 से लेकर के 2011 तक की हमारी जनसंख्या इतिहास की। हम आ जाते हैं अपने प्रश्न में। फेजेस को पूछा गया है हाउ मेनी फेजेस, तो 4 फेजेस या 4 इस तरह की प्रावस्थाएं मानी जा सकती हैं भारत की जनवृद्धि के इतिहास की। अगले प्रश्न पर चलें, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम एंड राजस्थान। बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक में अपेंडिक्स भी पीछे की तरफ दी गई है, जहाँ पर सेंसस से और चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उनमें रिलेटेड जो डेटा है उनको वहाँ पर पीछे इन सूचियों में दिया गया है। वहाँ पर रूरल अर्बन कंपोजिशन जो इंडिया का है 2011 सेंसस का, इसको बताया गया है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या या कितनी एब्सोल्यूट नंबर में कितनी पॉपुलेशन रूरल और अर्बन एरियाज़ में रहती है स्टेट वाइज। और वहाँ पर अगर हम केवल अर्बन पॉपुलेशन का डेटा चेक करें परसेंटेज वाइज कि किस स्टेट में कितने % अर्बन पॉपुलेशन रहती है, तो ये इसी से हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हमें बताना है लोएस्ट अर्बनाइजेशन वाले स्टेट को, यानी कि हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन रखने वाले स्टेट को बताना है। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा हम देखें दूसरे स्थान पर ही दिख रहा है ये। हिमाचल प्रदेश में जो अर्बनाइजेशन है वो 10.04% है, यानी केवल 10% का नगरीकरण है। 90% जनसंख्या जो है वो रूरल इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर सबसे कम अर्बनाइजेशन या नगरीकरण है, ये न्यूनतम नगरीकरण वाला राज्य है भारत का, या फिर अधिकतम ग्रामीणीकरण वाला राज्य कह सकते हैं। जबकि जब हम अधिकतम नगरीकरण की बात करें, यानी रूरल एरियाज़ की बजाय अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया या अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर जिस स्टेट का नाम आएगा वो स्टेट है गोवा। 62.17% अर्बनाइजेशन है यहाँ पर। हाईएस्ट रैंक जो फर्स्ट रैंक है वो गोवा की है 62.17% के साथ। वहीं पर हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे आखिरी पायदान पर है अर्बनाइजेशन में, ओनली 10%। प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पर अर्बनाइजेशन की बजाय रूरल पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। तो उसके विपरीत, यानी अर्बनाइजेशन के विपरीत हम जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जहाँ अर्बनाइजेशन में सबसे पीछे है, इसका अर्थ है कि वो रूरल पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे है। हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें।
दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है 22। देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। अगर हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की बात करें जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में रखी जाती हैं, इनकी संख्या शुरुआत में अगर हम बात करें जब हम रिपब्लिक हुए 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना, तो भारत के पास कुल 14 इस तरह की भाषाएं थी जिनको 8वीं अनुसूची में रखा गया। ये पहली 14 जो दी गई हैं, इनको ईयर ऑफ रिकॉग्निशन भी इसीलिए साथ में रखा है मैंने। आप देख सकते हैं पहली जो 14 भाषाएं हैं वो 1950 में ही इनको ये मान्यता दी गई है, यानी संविधान के लागू होने के साथ ही ये 14 अनुसूचित भाषाएं हमारे पास थीं। बाद में 67 में हमने सिंधी को इसमें जोड़ा और 1992 यानी 1992 में 3 और भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के रूप में इसमें जुड़ जाती हैं, तो कुल इनकी संख्या 18 हो गई, 18। और उसके बाद 2004 में 4 और भाषाओं को, जो भारतीय भाषाएं थीं, उनको शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन भाषाओं के साथ 18+4 टोटल जो शेड्यूल लैंग्वेजेस की संख्या थी वो हो गई 22। और वर्तमान में भी अभी 2020 तक हमारे पास शेड्यूल लैंग्वेजेस की संख्या 22 ही है। 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 22। अगले प्रश्न पर चलें, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रेजेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर क्या है। वार्षिक वृद्धि दर के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में, जहाँ पर आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम देखते हैं, वहाँ पर इस एनुअल ग्रोथ रेट को भी दिखाया गया। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ 1.64% एज पर 2011 सेंसस। हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है 1.64% ये वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार। 1.64% इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, अ वर्कर इज नोन एज मेन वर्कर हु वर्क्स एटलीस्ट। एक श्रमिक जो कम से कम कितने दिन काम करता है कि उसे हम मुख्य श्रमिक का दर्जा देंगे। बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है 183 डेज, मोर देन 183 डेज। 183 दिन से अधिक काम करने वाले व्यक्ति को हम मुख्य श्रमिक या मेन वर्कर कहेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में भी जहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन या कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन का टॉपिक दिया गया है, वहाँ पर हम समझ सकते हैं टोटल पॉपुलेशन में कि हम 2 हिस्से मान सकते हैं। पहला जो हिस्सा है वो वर्किंग पॉपुलेशन का है, यानी कार्यशील जनसंख्या का, और दूसरा जो जनसंख्या है वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन या डिपेंडेंट पॉपुलेशन कही जाती है। और इन्हीं दोनों की मदद से फिर हम वर्क पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं, कितना प्रतिशत जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है हमारी जनसंख्या में। कार्यशील जनसंख्या में भी, यानी जो कामकाजी जनसंख्या है, इसमें भी 2 हिस्से हम मानेंगे, मेन वर्कर का और मार्जिनल वर्कर का। इसी को विस्तृत करके दिखाया गया है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, यानी मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। 183 दिन से अधिक काम करने वाले व्यक्ति को मेन वर्कर और 183 दिन से कम काम करने वाले को मार्जिनल या सीमांत श्रमिक कहा जाता है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि हम ये जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन है, 365 डेज़, उसको हम हाफ कर दें, उसका आधा कर दें, तो ये फिगर आएगा 182.5। अगर इसे राउंड फिगर ले लें तो ये 183 डेज़ हो जाएगा। 183 दिन का अर्थ है कि वर्ष के आधे समय तक, 12 महीनों में से 6 महीने तक काम जो व्यक्ति को मिलता है उसको हम मेन वर्कर या मुख्य श्रमिक कहेंगे। और 183 दिन से कम, यानी आधे समय से भी कम जिसे काम मिले, उसको हम मार्जिनल वर्कर या सीमांत श्रमिक कहेंगे। यहाँ पर मुख्य श्रमिक यानी मेन वर्कर के बारे में पूछा गया है। मोर देन 183 डेज इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी। 1872, 1881, 1891 और 1871। द राइट आंसर इज़ 1881। 1881 की जो जनगणना थी भारत की, वो पहली पूर्ण जनगणना मानी जाती है। जब हम पॉपुलेशन का डेटा यानी जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, यानी सेंसस की जब हम बात करते हैं, तो इस हिस्ट्री को देखें तो भारत में इसकी शुरुआत व्यवस्थित ढंग से ब्रिटिश पीरियड में होती है। 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे, उनके समय में भारत में पहली जनगणना की गई थी, लेकिन ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। कई सारे क्षेत्रों में आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा सके। बाद में 1881 में 9 साल के बाद पहली जनगणना की जाती है, और ये कंप्लीट सेंसस था भारत का 1881 में। और उसके बाद फिर 1881 के बाद 1891 और
फिर 1901। इस तरीके से हर 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष के बाद सेंसस में जनगणना के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। तो पहला जो पूर्ण सेंसस था वो 1881 में किया गया था, जबकि पहला सेंसस भारत का 1872 का है। हमारे प्रश्न में पूछा गया था फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, पहली पूर्ण जनगणना, तो इसका उत्तर 1881 है। बच्चों, हमने अपने इस क्विज के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इनके सभी प्रश्नों को इनके सही उत्तर के साथ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।